सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड के सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में हुए घोटाले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कई सहकारी बैंकों में भर्ती के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। भर्ती में फर्जीवाड़े पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि बिना मंत्री की शह के सहकारी बैंकों में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। कांग्रेस ने पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है। 423 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के फर्जीवाड़े में अब देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर जिले में अनियमितता सामने आई है। वहीं पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस धैर्य बनाकर रखे, फर्जीवाड़े में दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। तो मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ, सहकारिता विभाग के मंत्री आखिर हैं कौन? कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे आप? आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था और आप मूक दर्शक बने हुए थे। आप जो है बिल्कुल धृतराष्ट्र की भूमिका में थे। क्यों इतने महीनों से जो चल रहा है भाई भतीजावाद, वो आपकी नजरों में नहीं आ पाया? आखिर आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या उत्तराखंड के बेरोजगार युवा आपकी प्राथमिकता नहीं है? रोज उनके साथ इसी तरह से अन्याय और धोखा होता रहेगा। अधिकारी और छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराकर अपनी जवाबदेही से क्यों बच रहे हैं मंत्री महोदय? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जैसे हमारे नेता, जो देश के अंदर एक नीट और क्लीन छवि जिनके पूरे विश्व के अंदर है, हमारी पार्टी उन्हीं के मार्ग पर, उन्हीं का अनुसरण करके उत्तराखंड राज्य के अंदर भी चल रही है। और सभी से अपेक्षा की गई है, चाहे पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, कोई भी है, कि किसी भी प्रकार से जनता के बीच में कोई भी भ्रष्टाचार का किसी भी मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूंकि यह मामला जिला स्तर का है, जिला कोऑपरेटिव बैंकों में हुआ है, शासन के स्तर पर इसका मामला नहीं है। शासन ने इसका संज्ञान लिया है, उसके लिए जांच कमेटियां बना दी गई है। संबंधित पर कार्रवाई भी हो रही हैं, वो आप सब देख रहे हैं। आपको पता भी लग रहा होगा, कुछ अधिकारियों पर उसकी गाज भी गिर चुकी है और उसकी कार्रवाई लंबित है, उसकी कार्रवाई गतिमान है और उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो दोषी है उन पर की जा रही है। और ताजा अपडेट के लिए इस मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी देहरादून से हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, इस पूरे फर्जीवाड़े में बीजेपी खुद स्वीकार रही है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका मायने तो ये हुए कि बीजेपी खुद भी मानती है कि नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है। बिल्कुल अनुज, देखिए 22 साल का उत्तराखंड है और लगातार उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने का दावा तमाम सत्तासीन दलों ने, सरकारों ने किया है। लेकिन हकीकत ये रही है 2002 के बाद जब दूसरे चुनाव 2007 में होते हैं तो वो लाल बत्ती को लेकर के या 56 घोटालों को लेकर के, उस घोटाले का जिन चुनाव में आता है और घोटाले के दम पर भारतीय जनता पार्टी 2007 में सत्ता में आ जाती है, लेकिन कोई भी घोटालेबाज जेल में नहीं जाता। फिर वापस दौर आता है कि एक बार फिर से भ्रष्टाचार, स्टेडियम मामला, जल विद्युत परियोजनाएं, ये तमाम घोटालों का जिक्र होता है। वो जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर निकलता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। छोटी मछलियों को जरूर पकड़ा जाता है। NH 74 का मामला आपके सामने आया, सीबीआई जांच तक की मांग की बात होने लगी, SIT ने जांच की, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई। बड़े जो IAS अधिकारी थे उनको, 2 IAS अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन लास्ट में सबको कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे दी गई। IAS भी बहाल हो गए, सस्पेंशन भी खत्म हो गया, मामला फिर वहीं का वहीं। अब बात सहकारिता की करते हैं। सहकारिता में जिस प्रकार से भाई भतीजावाद जिला सहकारी बैंकों में देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं उस उम्मीद को तोड़ने के लिए है, उस सपने को तोड़ने के लिए है जो बेरोजगार युवा, जो प्रशिक्षित बेरोजगार इस उम्मीद पर मेहनत करता है कि वो सरकारी सेवाओं में रोजगार पा सकेगा, कंपटीशन क्वालिफाई कर सकेगा। लेकिन चाहे वो छोटे पद हों, चाहे वो बाबूगिरी के पद हों, अगर वहां तक पहुंचने में भाई भतीजावाद के चलते ही अगर लोगों को नौकरियां बांटी जाएंगी या दी जाएंगी, उसके लिए तो जो मेहनत कश लोग हैं उनका क्या होगा? क्या वो इसी तरीके से हाशिए पर रहेंगे? वो केवल धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए रहेंगे? इस बात की प्रमाणिकता इस बात से ली जा सकती है कि सहकारिता में इतना बड़ा घोटाला हो गया, अब विभागीय जांच बैठ रही है, अधिकारियों पर गाज गिराई जा रही है, लेकिन पूर्व सहकारिता मंत्री
इस पूरे प्रकरण पर कहने को तैयार नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहकारिता मंत्री से जब ये चीजें पूछी गई कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, क्यों आपकी देख रेख में ऐसा हुआ, क्या आपकी मॉनिटरिंग में नहीं था, आपके नाक के नीचे ऐसा हुआ, इसकी जानकारी क्या आपको नहीं थी, या आप विभागवार उन बिंदुओं को टच नहीं करते थे, या जिला प्रशासन के लोग या सहकारिता के लोग आपके संपर्क में नहीं रहते थे। मंत्री ने मीडिया से मुखातिब होना ही सही नहीं समझा, वो कट गए, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की सरकार है। जब सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, मंत्रालय से सवाल पूछे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा, मंत्रालय को भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन सरकार बच रही है इस पूरे प्रकरण से। संगठन के लिहाज से अगर बात करें तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष ने आरोप लगा दिए, संगठन ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी मान लिया कि जिला स्तर पर यह हुआ है। लेकिन सवाल यह है क्या जिला स्तर पर होने से क्या इस बात से बचा जा सकता है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भाई भतीजावाद नहीं हुआ? जो एक्चुअल में हकदार थे उनको नौकरियां तो नहीं दी गई, लेकिन जिनकी अपनी सोर्स थी, जिनके अपने आका थे सहकारिता कोऑपरेटिव बैंक में, उनको नौकरियां रेवड़ी की तरह बांट दी गई। इसको लेकर सरकार की छीछा लेदर हो रही है, लेकिन कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत इस पूरे प्रकरण पर कुछ भी बोलने से अभी तक बचते नजर आ रहे हैं। जी जी, श्रीनिवास आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के मामले में राज्य सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के मामले में सरकार के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि तय सीमा के बीत जाने के बाद राज्य सरकार प्रार्थना पत्र पेश कर रही है। कोर्ट के इस फैसले के बाद तिवारी सरकार के समय 10% क्षैतिज आरक्षण के बल पर नौकरी पाए करीब 730 आंदोलनकारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा गया है। अब कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने आंदोलनकारियों के साथ धोखा किया है। 2015 से लंबित मामले पर सरकार ने सही समय पर संज्ञान नहीं लिया। हम आपको बता दें कि 2014 में तत्कालीन 2004 में तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने राज्य सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का शासनादेश जारी कर नौकरी दी थी, लेकिन 2011 में कोर्ट ने शासनादेश पर रोक लगा दी थी। 2015 में कांग्रेस ने विधानसभा से नया विधेयक पारित करवाकर राजभवन में भेजा, लेकिन राजभवन से उसे स्वीकृति नहीं मिली। तभी से आंदोलनकारियों को नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का मुद्दा लटक गया। धामी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले आरक्षण के पक्ष में प्रस्ताव पारित कराकर राजभवन को भेजा था, जो लंबित पड़ा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सरकार के पास ऐसे वकीलों की लंबी फहरिस्त है देखने के लिए तो, लेकिन जब राज्य आंदोलनकारियों के पैरवी का मामला आता है तो उस वक्त पता नहीं क्यों फिसड्डी साबित होते हैं सरकारी वकील। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि आपकी पैरवी इतनी कमजोर क्यों रही। राज्य आंदोलनकारियों का मामला या मुद्दा आपने पुरजोर रूप से हाईकोर्ट के समक्ष क्यों नहीं उठाया जिससे उनको न्याय मिल सके। आज जिस तरह से इतने बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारियों की नौकरियों पर संकट या तलवार लटक रही है, ये सब और सिर्फ इस प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार की निकम्मागिरी है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता और राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगनान का कहना है कि वैसे तो सभी सरकारों ने राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान किया है, लेकिन आरक्षण के मामले में सभी से तकनीकी गलतियां हुई हैं। लेकिन अब बीजेपी सरकार उसे दुरुस्त करने का काम करेगी और नौकरी करने वाले साथियों को राहत मिलेगी। राज्य आंदोलनकारियों की नौकरी को लेकर जो क्षैतिज आरक्षण था उसे लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया है, क्या सोचते हैं? आप तो दोनों पक्ष में, सरकार में भी हैं और राज्य आंदोलनकारियों के बहुत मुखर पैरोकार भी रहे। जी जी, देखिए जो भी हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, दुखद भी है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन का असर उत्तराखंड में भी दिखाई दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने भी देहरादून की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार का महंगाई पर अंकुश नहीं रहा है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा सड़कों पर उतरकर महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दे, विकास कार्य के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन, धरना, जेल भरो आंदोलन करती चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हम दोबारा सत्ता में आए
आते ही महंगाई को कम करेंगे, गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे, सरसों के तेल के दाम कम करेंगे, खाद्य पदार्थों के दाम कम करेंगे। लेकिन आज तक 1 माह होने जा रहा है, ये गूंगी बहरी सरकार सोई भी है। उसको याद दिलाने के लिए, उसके घोषणा पत्र को याद दिलाने के लिए हम लोग जगह जगह वार्डों में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम जेल जाने को भी तैयार हैं। हम गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं और आगे हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो हम लगातार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण तेल के दाम बढ़े हैं, लेकिन सरकार उसके लिए संवेदनशील है। सरकार देख रही है कि जो जनमानस है उस पर इसका ज़्यादा असर न पड़े, इसके लिए इसके किस तरह के उपाय किए जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब चीज़ों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में उनकी अलग प्रतिस्पर्धा है, अपना प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का उसके लिए अलग प्रतिस्पर्धा है, इसके लिए उनकी अलग अलग दुकानें सजी हुई हैं। कहीं पर हरीश रावत जी की बेटी के रूप में अलग दुकान चल रही है, तो कहीं प्रीतम सिंह अलग दुकान चला रहे हैं, तो कहीं अलग दुकान चल रही है। इस तरह से उनका अपना डफली अपना राग है, उनके जनता के सरोकारों से उनका कुछ खास मतलब है नहीं। उधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में बढ़ोतरी के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, लेकिन जल्द ही इन पर काबू पा लिया जाएगा। कांग्रेस को तो बस राजनीति करनी आती है, कांग्रेस अपने घर के अंदर की कलह ही तो पहले दूर करे। किया था कि हम गैस के रेट कम करेंगे, लेकिन आज गैस जो है 1000 रुपये करीब हो गया है। इन्होंने वादा किया था भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार के आखंड में जो है आज पूरा देश डूबा पड़ा है। बेरोजगारी दूर करने की बात करी थी, तो बेरोजगारी तो दूर नहीं करी, बल्कि उसे बेरोजगारों को और बेरोजगार करने का काम किया। स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर जो कर्मी लगातार कोरोना काल के अंदर भी काम कर रहे थे, आज उन्हें भी जो है बाहर का रास्ता दिखाने का काम इस सरकार ने किया है। तो कांग्रेस लगातार अपना जो है आंदोलन जारी रखेगी, क्योंकि कांग्रेस जन सेवा पे विश्वास करती है, ना कि सत्ता के अंदर बैठ के सत्ता का लाभ लेने का काम करेगी। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुरादे ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है, या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। चमोली जिले के गवालदम कर्णप्रयाग राजमार्ग पर भिड़तोली तोक में सड़क से सटा हॉट मिक्स प्लांट पहाड़ की शांत वादियों में जहर घोलने का काम कर रहा है। हॉट मिक्स प्लांट की चिमनी से निकलने वाले गहरे काले धुएं से सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ सूख गए हैं और साथ ही वायु प्रदूषण के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन इस दिशा में कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। यह हॉट मिक्स प्लांट फिलहाल बिना प्रदूषण क्लियरेंस सर्टिफिकेट के चल रहा है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हॉट मिक्स प्लांट का निरीक्षण कर चुके हैं। बावजूद इसके हॉट मिक्स संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वाहनों का प्रदूषण रिन्यूअल नहीं होने पर सीधे चालान कर दिया जाता है। ऐसे में हॉट मिक्स प्लांट का सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं होने के बावजूद भी वो चल रहा है।
ये हमने इसको चेक कर लिया है और इसकी हम रिपोर्ट बना के इस पर जो भी हमारे एयर एक्ट में जो कार्रवाई है उस हिसाब से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अभी जो उन्होंने हमें जो सर्टिफिकेट दिखाया है वो 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है और इनका कहना है कि इन्होंने रिन्यूअल के लिए आवेदन किया है, जो कि हम अपने सिस्टम में जाके चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरी नॉलेज में भी नहीं है कि इन्होंने आवेदन किया है। पेड़ों को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और कितना कार्बन यहाँ पे आप खुद मौके पे हैं, क्या कुछ चालानी कार्रवाई की जा रही है कि नोटिस को दिया जाएगा? नहीं, इस पर जो एयर एक्ट के जो प्रावधान है जिसके तहत इनको परमिशन दी जाती है चलाने की, उसी में सक्षम स्तर को इन पर रिपोर्ट भेजी जाएगी और उस रिपोर्ट पे जो भी डिसाइडेड होगा वो उसके आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। केदारनाथ आपदा के 9 साल बाद केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड के प्राथमिक विद्यालय में पठन पाठन शुरू हो गया है। 15 छात्रों ने विद्यालय में प्रवेश भी ले लिया है। आपदा में विद्यालय का भवन ध्वस्त होने के बाद से क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए 5 किलोमीटर दूर सोनप्रयाग जाना पड़ता था, लेकिन अब विद्यालय का भवन बन जाने के बाद यहाँ पढ़ाई शुरू हो गई है। विद्यालय में दोबारा से पठन पाठन शुरू होने के बाद ग्रामीण भी बेहद खुश हैं। पर सर्वेक्षण किया गया और हमें गौरीकुंड गांव वालों को पूरा विश्वास है कि अब पुनः हमारा विद्यालय का सत्र अगले कुछ दिनों में सुचारू होने का संचालन होने को जा रहा है और जो कि ये विद्यालय 2013 की आपदा में यहाँ गौरीकुंड में जो बाढ़ आई थी उसके बाद बंद हो चुका था, लोगों ने पलायन कर दिया था रोजगार और शिक्षा के लिए। तो ये अब धीरे धीरे पुनः इसी लोग इधर गांव के लोग और लौटने लग गए हैं और फिर से हम विद्यालय की मांग की है सरकार से कि हमारे विद्यालय फिर से खुले। 2013 की डिजास्टर में हमारा ये विद्यालय भयवश चिंतावश जो बच्चों का माहौल था उसमें जो प्राकृतिक घटना घट गई थी उसके कारण हमारे विद्यालय बंद हो गया था। जो बच्चों के माता पिता है अपने बच्चों को अन्यत्र लेके गए थे और उस समय छात्र संख्या उस समय शून्य हो गई थी। तो वर्तमान में हमारे पास छात्र संख्या भी बढ़ी है और आज हमने एक औपचारिकता रूप से इस विद्यालय का उद्घाटन किया है। हमारे यहाँ पर श्री गोस्वामी सर भी आए हैं और सोमवार से इस विद्यालय में बच्चों के प्रवेश प्रारंभ होने की मतलब हमें पूरी आशा है, उम्मीद है और मैं सभी बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, ग्राम प्रधान गौरीकुंड और गौरीकुंड वासियों के द्वारा हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग को एक पत्र दिया गया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि यहाँ पे 10 से 15 बच्चे हैं और यहाँ पे स्कूल खोला जाए। तो इसी क्रम में जो सीओ साहब का लेटर था हमारे उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय मुझे यहाँ पे पर्सनली मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोंडार में कार्यरत हूँ, लेकिन मैं यहाँ पूर्व में यहीं पे रह चुका हूँ। तो हमारे शिक्षा अधिकारी महोदय ने मुझे यहाँ पे एज ए सर्वे के लिए यहाँ पे भेजा है ताकि मैं देख पाऊँ यहाँ पे कि कितने बच्चे वास्तव में जितना इन लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है वो है कि नहीं है। तो इस बात की मैं यहाँ पे जांच करने आया हूँ और मैंने देखा है यहाँ पर कम से कम 12 बच्चे यहाँ पे गाँव के हैं और 8-9 बच्चे नेपाली मूल के भी हैं। तो इसकी सूचना मैंने आगे भेज दिया अपने उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय को और उसके बाद उनका ये कहना है कि आगे सीओ साहब को फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद जैसे भी संस्कृति होगी उसके बाद ही यहाँ पे ओपनिंग का कार्यक्रम आगे सीओ साहब को फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद जैसे भी संस्कृति होगी यहाँ पे ओपनिंग का कार्यक्रम
तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का भव्य स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री के समक्ष कई मांगों को रखा, जिनको पूरा करने का मुख्यमंत्री धामी ने आश्वासन दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में लोगों को एक समान नागरिकता कानून के दायरे में लाने के लिए सरकार अपने वादे पर अडिग है। मंत्रिमंडल में इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और ड्राफ्ट को हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर चर्चा हो गई है और सर्वसम्मति से उसको आगे बढ़ा दिया है। जल्दी हम कमेटी के नाम फाइनल करेंगे और कमेटी जल्दी ड्राफ्ट बनाएगी। हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी लागू हो और हम तो ये भी उत्तराखंड के अंदर इसको लागू करेंगे ही, हम तो देश के अन्य प्रदेशों से भी अपेक्षा करेंगे कि सारे प्रदेश इसको लागू करें। जल्दी का आगे, लेकिन कब तक कोई समय सीमा निर्धारित की आपने इसके लिए? जल्दी जैसे ड्राफ्ट बन जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा। नैनीताल के पाइन शमशान घाट तक पहुंचने के लिए अब लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही घाट तक पहुंचने वाले टूटे मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाएगा। पालिका के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा का कहना है कि आपदा प्रबंधन की मद में रास्ते को ठीक करने के लिए जिला अधिकारी की तरफ से बजट मुहैया कराया गया है। हम आपको बता दें कि पाइन्स क्षेत्र में बने शमशान घाट में पुल से लगी दीवार बीते साल 18 और 19 अक्टूबर को बरसात में भूस्खलन की भेंट चढ़ गई थी। इसके बाद यहां पर पतली सी पगडंडी के रास्ते घाट में उतरने का रास्ता रह गया था। कई बार शव यात्रा में आने वाले लोग गिरते गिरते बचे। 6 महीने बाद भी घाट तक जाने वाले मार्ग को दुरुस्त नहीं किया जा सका है, लेकिन अब पालिका के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि मार्ग को दुरुस्त कर लिया जाएगा। 18-19 आपदा में जो है काफ़ी जो है हमारा डैमेज हो गया था उसमें। अब ये शमशान घाट में तो उस समय पालिका के पास धनराशि क्या नहीं उपलब्ध नहीं था और डीएम साहब से रिक्वेस्ट करके जो है अनुरोध किया था तो उन्होंने जो है हमें पैसा दे दिया है। 19 लाख के आसपास उसको जो है रिपेयरिंग के लिए दे दिया है, जो शीघ्र हमारा जो है टेंडर प्रक्रिया भी हो जाएगी। शीघ्र हमारा काम स्टार्ट करके लोगों की सुविधा के लिए उसको जो है सुचारू कर लिया जाएगा। नैनीताल के भीमताल विकास भवन में विधायक राम सिंह केड़ा ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में स्थानीय लोगों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। भीमताल क्षेत्र में लोगों की तरफ से की गई शिकायतों पर कार्रवाई के भी विधायक ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। की सोच है कि गांव-गांव तक विकास पहुंचे और सरकार की योजनाओं को हम गांव-गांव तक पहुंचाएं और इसी संदर्भ में आज यहां पर समीक्षा बैठक मैंने रखवाई थी और मैंने अधिकारियों से कहा आप फोन कर देना कि हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के अलावा स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बदलते हालात में आदमी का खान पान कैसा हो, किस तरह से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, इस पर कार्यक्रम के दौरान मंथन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि बदलते परिदृश्य में खान पान और रहन सहन पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कार्यक्रम के जरिए लोगों को यह भी संदेश देने की कोशिश की गई है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर नैनीताल में जागरूकता रैली निकाली गई है। जिला अस्पताल के स्टाफ ने नैनीताल गांधी स्मारक से मल्लीताल तक जागरूकता रैली निकाली है। इस बार स्वास्थ्य दिवस का विषय था हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी ने कहा है कि रैली के जरिए लोगों को स्वास्थ्य संबंधी टिप्स दी गई हैं। किस तरह से लोग स्वस्थ जीवन पा सकते हैं, इस बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही शुद्ध पेयजल और प्लास्टिक के इस्तेमाल का कम से कम उपयोग करने के लिए भी जागरूक किया गया। उत्तरकाशी के अपर यमुना वन प्रभाग के जंगलों में भीषण आग लग गई है। राड़ी घाटी के जंगलों में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया है। आग लगने से लाखों रुपए की वन संपदा को नुकसान हुआ है। यमुना घाटी के चारों ओर धुआं ही धुआं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगल में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए वन विभाग इसका संज्ञान नहीं ले रहा है।
जोशीमठ विकास खंड के कचरो गांव में एक गौशाला में आग लगने से 4 मवेशियों की मौत हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सुबह अचानक गौशाला में आग लग गई। आग लगते ही गांव भर के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद गांव वालों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन तब तक विकराल रूप आग ले चुकी थी। इससे 2 बैल, 1 भैंस और 1 गाय की जलने से दर्दनाक मृत्यु हो गई है। सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और नुकसान का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया है कि पशु चिकित्सा अधिकारियों और नुकसान की जानकारी भेजकर मुआवजे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में होने वाली आगामी पुलिस भर्ती की तैयारियां करने वाले युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में पूर्व आईपीएस अधिकारी गणेश सिंह मोर्तियाला और उनकी टीम युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही है, जिसके चलते काफी युवा भर्ती की तैयारी के लिए हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम पहुंच रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर्ड सुंदर सिंह का कहना है कि उत्तराखंड के युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड के युवाओं को जल्द ही रोजगार मिल सके। यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर 3 मई को दोपहर 12:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यमुना जयंती के मौके पर मां यमुना के शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली में तीर्थ पुरोहितों ने कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त निकाला है। 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन मां यमुना की उत्सव डोली सोमेश्वर देवता की अगुवाई में खरसाली से सुबह 8:30 पर यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। उस दिन दोपहर 12:15 पर मां यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com। सहारा प्रणाम।